डोमिसाइल कानून। जहां तक आप डोमिसाइल की बात कर रहे हैं तो इंडियन टेरिटरी, इंडिया में जो इंडिया के जो एरियाज हैं, इंडिया वहां पे अपना डोमिसाइल लगाता है और लगा सकता है, पूरा राइट है उसको। कश्मीर में जो डोमिसाइल है वो कैसे बनेगा, कब बनेगा, कौन से कानूनों के तहत बनेगा, ये चीज पाकिस्तान तो शायद ना समझाए हमें, क्योंकि हमने भी पाकिस्तान को कभी नहीं बोला इस्लामिक कंट्री आप बने थे, कभी आपको बोला था? आप तो सेक्युलर थे, आप भी तो भूल गए अपने कायदे आजम साहब की वो तकरीर को, जिसमें उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान इज अ सेक्युलर स्टेट एंड विल रिमेन अ सेक्युलर स्टेट। तो इंडिया में क्या कानून होगा या पाकिस्तान हमें ना बताए। इंडिया का डोमिसाइल कानून चल रहा है, वो लॉ बन रहा है और सारे कश्मीरीज को पूरी की पूरी आज़ादी है इंडिया में। इस समय 10,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स थे जो कि अक्रॉस इंडिया पढ़ रहे थे कश्मीरीज, उनको बुलाया गया, उनको वापस कश्मीर भेजा गया अभी कोरोना के बाद, और अक्रॉस द वर्ल्ड जितने कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे वो भी वापस आए। ये तो रिकॉर्ड्स पे है, इसको तो आप मानेंगे। तो कौन से लॉकडाउन, कौन सा कर्फ्यू, कौन सा माँ बहनों की इज्जत की बात आप कर रही हैं जब स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जा रहे हैं? आई कांट अंडरस्टैंड दिस। कौन सा? अच्छा जी रोहित, आपका मैंने जवाब सुना। मैं किसी मेहमान को इंटरप्ट नहीं करना चाहती, मैं तमाम मेहमानों का जवाब इसी तरह सुनूंगी ताकि नाजरीन सबका जवाब सुन सके। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, रोहित की बातों का आप जवाब देना चाहेंगे। वो कह रहे कौन सा लॉकडाउन, कौन सा कर्फ्यू, आप जरा समझाएं। इनसे पूछें कि कश्मीर में लॉकडाउन सिर्फ कश्मीरियों के लिए है, आपके हिंदुओं के लिए, आपकी पुलिस के लिए, आपके आर्मी के ट्रुप्स के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। ये उन्होंने कोरोना फैलाया है। वो बेचारे तो आपने उनको तो कैद में रखा हुआ है, ना वो कहीं जा सकते हैं, ना कहीं वो बैठ सकते हैं। आपने उनकी जायदादों पे कब्जा कर लिया, उनके बागात ख़त्म काट दिए, आपने उनके तमाम कारोबार तबाह कर दिया, जवान बच्चों को पकड़ के आपने आगरा की जेल में ले जाके बंद कर दिया। आपने उनको क्या लॉकडाउन तो आप उनके लिए, आपके लिए तो कोई लॉकडाउन नहीं है। आई थिंक ये बड़ी लॉजिकल सी बात की आपने कि आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन है। लॉकडाउन सिर्फ कश्मीरियों के लिए, और जो जुल्म सितम आपने ढाए हैं दुनिया को सबको मालूम है। सेकंड बात आप जो दूसरी कर रहे थे वो भी आप देखें कि ये डोमिसाइल की बात है। कश्मीर आपका हिस्सा नहीं है, इट इज़ ऑक्यूपाइड टेरिटरी। यूनाइटेड नेशन के चार्टर्ड के ऊपर बड़ा क्लियर रेजोल्यूशन इसके पास हैं। फिर उसके बाद शिमला की आप बात करते हैं, आप कहते हैं हमारा दो तरफा बायलैटरल इशू है, उसमें भी ये इशू है। तो आपने कैसे वहाँ जाके अपना कानून लागू कर दिया है, वहाँ का झंडा उतार दिया, आपने वहाँ के कश्मीर को अलहदा कर दिया, ज़बरदस्ती गासिब कर लिया। आपका सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया है? आप कहते हैं आपकी बड़ी सेकुलर तो नहीं है, अभी तो आपने हिंदू स्टेट बना दिया इसको। कायदे आज़म ने इस्लामिक स्टेट बनाई थी, तभी दो कौमी नसरिया था, और उसके बाद यहाँ पर तमाम माइनॉरिटीज़ को बराबर के हकूक़ के कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ये इंटेंशनली इशू करते हैं। मेरे ख्याल में ये हमें सबको समझना चाहिए। जो इस वक्त इंसानियत के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने बड़ा क्लियर बात की है कि इस वक्त तमाम लड़ाइयाँ बंद कर दें, तस्वीरें बंद कर दें, कोरोना के खिलाफ लड़ें। आपने कोरोना भी मुसलमानों को निकाली कि इन्होंने मुसलमानों ने कोरोना फैलाया। फॉर गॉड सेक, आप किस दुनिया में रह रहे हैं? कुछ ये सोच समझ के बात करें। इसके बाद मुसलमानों ने कैसे फैलाया है इतनी मुसलमानों से नफरत? ठीक है, कमर आगा साहब, आप भारत में रहते हैं और आप मुस्लिम भी हैं। भारत में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है कमर आगा साहब, आप उसकी हिमायत करते हैं, मुखालिफत करते हैं? आप भी रोहित की तरह कहेंगे कि कहाँ हो रहा है और मुझे दिखाएं कहाँ हो रहा है? शुरू में जब आपने बात करनी शुरू की तो मैं समझा शायद आप बात कर रही हैं बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की, इसलिए कि वहाँ की जो रिपोर्ट आती है वो इसी तरह की है जिस तरह की आप कश्मीर के बारे में बात कर रही थी। मेरा दिमाग उधर ही गया। मैंने कहा कि ये तो बहुत ही लिबरल और बहुत ही चैनल है जो इस तरह की बातें कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के अंदर। देखिए, जहाँ तक आपने मुझसे पूछा सवाल कि मैं मुस्लिम हूँ, भारत में रहता हूँ, मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ, और मुझे इस बात पे भी बहुत फ़ख्र है कि मैं भारत के अंदर रहता हूँ। और हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे तकरीबन 12-13 करोड़ मुसलमान रहते हैं। शायद पाकिस्तान से भी करीब नंबर होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, बल्कि ये पुरानी मैं नंबर बता रहा हूँ, फिगर्स बता रहा हूँ, अब तो उससे भी ज़्यादा हो गया है। और हम लोग के पास बिजनेस है, हम लोग को हर किस्म की आज़ादी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हम लोगों ने खोल रखी है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ मुसलमान चला रहे हैं, सिप्ला और विप्रो और जैसी बड़ी कंपनीज। इसके अलावा पता नहीं कितनी वो कार्ड और जिनका शुमार ग्लोबल बड़ी कंपनीज में होता है, मुसलमानों की उसके ओनरशिप है।
मुसलमानों के हालात यहाँ पे पहले बहुत खराब थे, तो हिंदुओं के भी खराब थे। आज़ादी के बाद जब इंडिया में पैसा आया, मुसलमानों के भी हालात बेहतर हुए। आप बोलने देंगे हमें? और फिर उसके बाद ये कि जहाँ तक है हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत भी है, मुसलमानों में भी गुर्बत है, तो हिंदुओं का भी एक बहुत बड़ा सेक्शन गरीब है। सब सॉरी, मैं आपकी बात को काट रही हूँ। ये जो इतने एहतजाज कर रहे लोग भारत में, वो मुसलमान है या हिंदू हैं? कौन एहतजाज कर रहा है? किन चीजों पे? यहाँ पे उनके साथ क्या वो अकेले मुसलमान थे? नहीं, एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए, एक सेकंड। जो एहतजाज कर रहे थे वो अकेले मुसलमान आप क्या बोल रहे हो? कौन एहतजाज? हिंदुओं। एक मिनट फिर बात करने दो, अगर बुलाया है तो। उनके साथ एक बड़ी तादाद उनके साथ एक बड़ी तादाद की नॉन मुस्लिम की, और उनके साथ सब शाना बशाना लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी यहाँ डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और दूसरे अदालतियां हैं जहाँ के ऊपर ये व्हाट आर यू टॉकिंग? जी कमर आगा साहब, कमर आगा साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। और अगर कुछ बोलेगा तो मैं उसके लिए रिस्पांसिबल। एक सेकंड, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रही। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ये बातें बंद करे कि वो मुस्लिम कंट्रीज का लीडर है या हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में सोच रहा है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी मदद की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपसे किसी किस्म की मदद की। हम लोग यहाँ पे हैं, हमारी जो कुछ है परेशानियाँ हम खुद लड़ना जानते हैं, लड़ते हैं, मिलते हैं, और हम लोग अकेले नहीं लड़ते, हमारे साथ और दूसरी। यानी आप ये मानते हैं कि परेशानियाँ हैं? कि बिल्कुल होती है। किस मुल्क में नहीं है परेशानियाँ? किस मुल्क में नहीं है परेशानियाँ? इकोनॉमिक क्राइसिस है, हमारे यहाँ हम पे भी है, राइट भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, और फिर उसके बाद अदालत में भी जाते हैं, और उसके बाद हमको वहाँ से निजात भी मिलती है, छूट भी मिलती है। ठीक है जी कमर साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। ठीक है मलिहा, कमर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। ये किस भारत की बात करें? जिस भारत को मैं जानती हूँ, जिसके बारे में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पे तो सब कुछ नहीं होता। ये किस खित्ते में भारत, जरा मुझे बता दें आप। जी बहुत शुक्रिया फिजा। कमर साहब की मजबूरी है दरअसल ये बातें करना, क्योंकि वो जानते हैं कि जितना फैशिस्ट से, मुझे प्लीज कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। मैं तो आपसे एम्पैथाइज करती हूँ पूरी तरह से, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ आपका दर्द, आपकी जो एक इनसिक्योरिटी है कि अगर तरह से यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान के नैरेटिव को रीइंफोर्स किया, और अभी जो ताजा तरीन मोदी साहब को चोट पहुंची है वो ये है कि एक तरफ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट मोदी को अनफॉलो कर देता है ट्विटर पर, जबकि दूसरी तरफ आपने हाल ही में देखा कि जो फॉरेन अफेयर्स को देखते हैं अमेरिकन सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया ट्विटर पर कि पाकिस्तान किस तरह से कोविड क्राइसिस में अमेरिका की हेल्प कर रहा है। खालिस्तान मानते हैं, मुसलमान एहतजाज क्यों कर रहे हैं, जरा आप समझा दें। अगर इतनी खुश है माइनॉरिटी, एहतजाज क्यों कर रहे हैं? ये जो मैडम बोल रही थी, ये जानती नहीं शायद कि ये जवाब किसको दे रही थी, कमर आगा साहब को दे रही थी। अगर मैं कमर आगा साहब का 1/10 भी बन जाऊँ ना, तो मैं अपने आप को ज़िंदगी में सक्सेसफुल समझूंगा। जितनी मेरी एज नहीं है ना, उतना उनका एक्सपीरियंस है, और जो हाइट्स उन्होंने टच किए हैं इंडिया में जर्नलिज्म में, वो रेयरली कोई टच कर पाता है। जहाँ तक बात ये है कि इंडिया में उन्होंने बोला कि इंडिया टेररिज्म फैला रहा है, और इंडिया को अमेरिका, वो माइक पॉम्पियो का नाम लिया। ये प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट भूल गए क्या कि जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इंडिया ने भेजी तो उन्होंने क्या बोला था, दिस हेल्प विल नॉट बी फॉरगॉटन। और कल ही एक रिपोर्ट आई अमेरिकन कांग्रेस की कि पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान अभी हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है। कल की रिपोर्ट है, अगर वो पढ़ लें मैडम तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक बात उन साहब ने बोली कि इंडियन आर्मी ने फैलाया वहाँ पर कोरोना, क्या बोलते हैं उसे, कश्मीर में, तो ये बात ये एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या कि इंडियन आर्मी से सारे अब कश्मीरी गले मिलते हैं? अगर गले मिलते होंगे, पत्थरबाजी नहीं हो रही है इंडियन आर्मी के साथ, अगर पत्थरबाजी हो रही है तो दूर डिस्टेंस मेंटेन होता होगा। अगर गले मिल रहे हैं तभी तो कोरोना फैलेगा। अगर भी फैलती है बाय द वे, मतलब पत्थर पाने का जो डिस्टेंस है 20-30 मीटर, इतनी दूर से फैल जाता है। आपको कहाँ से पता लगा? ये कहाँ से लाए आप इनपुट्स? आप भी कहीं से भी बोल देते हैं। इंडिया
पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया से 10,000 से ज्यादा बच्चे गए हैं कश्मीर। आपने पढ़ी थी ये रिपोर्ट? और ईरान में पढ़ने वाले बच्चे, जो कश्मीरी बच्चे जिनको इंडिया ने पासपोर्ट दिया था, इंडियन पैसे पे गए हुए थे और मलेशिया में पढ़ रहे थे और वो इंडोनेशिया में पढ़ रहे थे। लड़ क्यों रहे हैं ये बताएं ना, कश्मीरी क्यों चाह रहे हैं कि उनको हक़ खुदरादियत दिया जाए? इतनी मोहब्बत है उनको आप लोगों से, क्या कह रहे हैं आप? और अगर इतना टूट जाएंगे तो उनके अंग में गोलियां कैसे चला लेते हैं आप लोग? देखिए, आप दो अलग अलग चीजें बोलते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये आता है कि हम पैलेट गन यूज करते हैं। पैलेट गन यूज कर रहे हैं तो हम गोली नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो गोली क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि हम कश्मीरी को बचाना चाह रहे हैं। कोई आदमी सामने से पत्थर मार रहा है पाकिस्तान से 500 रुपए लेकर के, तो उसको रोकने का तरीका है ना। लेकिन क्योंकि हमारा सिटीजन है, इसलिए अगर भाई वो आपके साथ इतना खुश है और आपके साथ रहना चाहता है तो पत्थर क्यों मार रहे हैं? चले यहाँ पर आ जाते हैं, क्यों पत्थर उठाए उन बच्चों ने अपने हाथों में, क्यों? देखिए, ऐसे तो आपके बलूचिस्तान में भी ब्लास्ट होते हैं, आपके बलूचिस्तान में भी होता है, 10-15 लोग पढ़ के जाते हैं बलूचिस्तान में। हमारे बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं होता। हमारा बलूचिस्तान बहुत पीसफुल है। क्या? अरे मैडम, किसको